Welcome everybody to this new lecture of our book paper number first of your syllabus mechanics. Today we will continue our discussion about the topic of moment of inertia, and here is a new body, that is a circular disc, a solid circular disc, which we have to calculate the moment of inertia about different axes passing through the circular disc, and uses the concept of theorem of perpendicular axis and the theorem of parallel axis. Okay, so let's begin the today's discussion about the moment of inertia of circular solid disc. Okay, ये हमारे पास एक सर्कुलर सॉलिड डिस्क है. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने 4 पॉइंट्स के अराउंड, 4 बिंदुओं के प्रति हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. और ये वही चारों पॉइंट्स हैं जो हमने इससे पहले जो रिंग वाला टॉपिक था उसमें डिस्कस किए थे. तो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आगे हमने अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करना है और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस. सेकंड इज अबाउट इट्स डायामीटर. थर्ड इज अबाउट a tangent into the plane of the disk, and the fourth one is about a tangent perpendicular to the plane of the disk. Okay, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसका हमें कुछ कंसिडरेशंस करने पड़ेंगे, और कंसिडरेशंस कुछ इस तरह के होंगे कि इस डिस्क का मास क्या है, इस डिस्क का रेडियस क्या है, इस डिस्क का सेंटर कहाँ है. तो इस तरह के कुछ कंसिडरेशंस है, और उसके बाद हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क और सॉलिड सर्कुलर डिस्क अबाउट डिफरेंट एक्सिस ऑफ द disk on different points, around the different points of this particular body named as circular solid disk. Okay, so let's begin this. So let M, capital M, be the mass and capital R be the radius of a plane circular solid disk. Okay, with its center at point O. इसका जो सेंटर है वो पॉइंट O पर है. इस सर्कुलर डिस्क का रेडियस r है, और इसका जो मास है, टोटल मास ऑफ द सर्कुलर सॉलिड डिस्क इज कैपिटल M. मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क इज सिग्मा से डिनोट किया गया है मास पर यूनिट एरिया को. ऐसा हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म EMT वाले पेपर में बहुत बार कर चुके हैं. दैट इज मास पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज m/πr², which is the surface area of the body. So the first point is about ज्योमेट्रिकल एक्सिस. इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है, पहले इसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अराउंड फाइंड आउट करना है. और आपको ज्योमेट्रिकल एक्सिस के बारे में पता है कि ज्योमेट्रिकल एक्सिस कौन सा एक्सिस होता है. ज्योमेट्रिकल एक्सिस किसी भी बॉडी का वो एक्सिस है जो उस बॉडी के सेंटर से पास आउट हो, और जिस प्लेन में वो बॉडी है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसे फिलहाल ये पेन है, ऐसे परपेंडिकुलर टू द plane of the body and passing through the center of the body. This axis is known as the geometrical axis, or more simply according to the coordinate system, this is the coordinate system. Say this is the axis of x and this is the axis of y, and if the circular disc is in this plane, the plane xy, then the geometrical axis be sure into the direction of z-axis. Okay, so the first point about which we have to find the moment of inertia of this circular disc, solid circular disc, is about geometrical axis, and axis passing through its center capital O and perpendicular to the plane of the circular solid disc. Okay, so let disc be in the xy plane as showing into the coordinate system. The geometrical axis of the disc is passing through the point O, that is the center of the disc, and perpendicular to the plane of the disc. इस plane जो disc
जिस प्लेन में उस प्लेन के परपेंडिकुलर। डिस्क कैन बी कंसिडर्ड एज टू बी मेड अप बाय ए नंबर ऑफ थिन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। हम इस पूरी की पूरी सर्कुलर डिस्क को किसी भी बहुत सारी थिन कॉन्सेंट्रिक रिंग से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, ठीक है। उनमें से एक रिंग यहां शो की गई है, ये उनमें से ऐसी बहुत सारी रिंग्स हो सकती है, ऐसी बहुत सारी रिंग्स हो सकती हैं, लेकिन उनमें से कोई एक रिंग कुछ इस तरह की दिखाई गई। अब सभी रिंग्स का तो हम नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, हम इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे और कह देंगे जो बाकी सारी रिंग्स हैं उनका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ इसी तरह का होगा, या तो फिर इसका समेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे ओवर द लिमिट 0 to r। तो इस पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट हो जाएगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या कंसीडर किया है कि ये जो डिस्क है, जो एक सॉलिड डिस्क है, ये बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स से मिलकर बनी होती है। एक रिंग ये हो सकती है, दूसरी और बड़ी रेडियस की, तीसरी और बड़ी रेडियस की, लेकिन ये सारी की सारी रिंग कहां से शुरू होंगी? यहां सेंटर O से शुरू होकर कहां तक जा सकती हैं? इस रेडियस कैपिटल R से। कि कैपिटल R के बाहर भी हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि कैपिटल R के बाहर तो डिस्क एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो जितनी भी रिंग्स होंगी, जिनमें से एक को यहाँ दिखाया गया है, इन सभी रिंग का जो रेंज होगा वो यहाँ इस सेंटर O से शुरू होकर इस रेडियस R तक जाएगा। यानी इन दो पॉइंट्स के बीच में वो सारी की सारी रिंग्स क्या होंगी? कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही होंगी। ओके, सो द डिस्क कैन बी कंसिडर्ड एज टू बी मेड अप बाय ए नंबर ऑफ थिन concentric rings. Okay, so let x be the radius, this is the radius x, and dx is the thickness of such a ring. dx be the thickness of such a ring. इनमें से किसी एक रिंग को हमने कंसिडर कर दिया जिसकी रेडियस है कैपिटल स्मॉल x और इसका जो थिकनेस है रिंग का वो dx, क्योंकि dx रिंग की कुछ ना कुछ थोड़ी सी तो थिकनेस जरूर होगी, तो उसी थिकनेस को हमने कंसीडर किया हुआ है dx। देन द एरिया ऑफ द रिंग, अभी डिस्क की बात हम नहीं कर रहे, हमने कहा ये पूरी की पूरी डिस्क बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक रिंग से मिलकर बनी हुई हो सकती है। उनमें से कोई एक रिंग है जिसका रेडियस है स्मॉल x और उसकी थिकनेस है dx। देन द एरिया ऑफ द रिंग, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिंग? एरिया ऑफ द रिंग, so area of the ring can be calculated as circumference of the ring into its thickness. And what is the circumference of the ring of radius x is 2 pi x and multiplied by the thickness, that is dx. Then what is the mass of the ring? What is the mass of the ring? That is equal to dm. Say this is dm. Say this is dm. Then what is the mass of the ring? Then mass can be calculated by area into mass per unit area. And what is mass per unit area of the ring, of the disc or ring, is m over 4 pi r square, and that is equal to area, and area is 2 pi x dx and multiplied by the mass per unit area, and mass per unit area is denoted by sigma. So that is equal to the dm, the mass of the ring. इस जो रिंग हमने यहाँ से कंसीडर किया है, इसका मास कितना आ गया हमारे पास? dm. That is equal to dm, and which is equal to 2 pi x dx into sigma. Okay. So what is the moment of inertia of the ring? इस रिंग का moment of inertia about z axis, that is the geometrical axis. जो z axis के अराउंड इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? अब ये एक्सिस है, ये देखिए ये एक्सिस है। अब इस रिंग का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, इस रिंग का आपको इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो क्या दिखाता है? आपको इस रिंग का मास पता होना चाहिए। आपको पता है इस रिंग का मास कितना है? 2 पाई x dx इंटू सिग्मा है, इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द रिंग फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस कितना है? स्मॉल x है। तो एक्चुअली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट z एक्सिस, दिस पेन शोविंग द z एक्सिस, द n axis
passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring. So moment of inertia of the ring about z-axis, the geometrical axis, is equals to di, say this is di, mass of the ring, that is dm, into square of the distance from the axis of rotation. तो axis of rotation से इस रिंग का डिस्टेंस कितना है? x. axis of rotation ये पेन है, ये पेन क्या है? axis of rotation. तो axis of rotation से इस पेन का जो डिस्टेंस है वो क्या है? स्मॉल x है. तो मास ऑफ द रिंग, ये मास ऑफ द रिंग इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ये हो गया. So moment of inertia of the ring is equals to dm, the mass of the ring, into the square of the distance from the axis of rotation. And what is the mass of the ring? Mass of the ring is 2 pi x dx into sigma. 2 pi x dx into sigma into the square of the distance. So this is actually the moment of inertia of this ring. Moment of inertia of this ring. Di is equals to 2 pi x square is multiplied by x gives you x cube dx into sigma. So this is actually the moment of inertia. This is actually the moment of inertia of this particular ring only. This particular ring only. This ring. The moment of inertia of this, and because this is the solid disk, and all the ranges from the center of the disk to the radius or circumference of the disk. Hence, the moment of inertia of the whole disk is equal to the sum of all moment of inertia of all rings ranging from x equal to 0 to x equal to r. From x equal to 0 to x equal to r. इस रेंज में यहां से शुरू होके यहां तक जितनी भी रिंग है, और ये रिंग कितनी भी हो सकती है, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है, तो आप यहाँ भी एक रिंग ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन एक बात जो इसके साथ जुड़ी है वो ये है कि ये पूरी की पूरी जो रिंग्स हैं वो यहाँ से इसके सेंटर से स्टार्ट होंगे, यानी जो x की वैल्यू क्या होगी जब 0, और कहाँ तक जाएंगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज कैपिटल R. सो all the rings is ranging from x equal to 0 to x equal to r. Then we have to integrate this above expression between the limits of x equal to 0 to x equal to r, and integrating on the left hand side as well as on the right hand side. We have this. That hence the moment of inertia of the disk about z-axis, that is the geometrical axis, is equals to Iz, that is inertia about z-axis due to the integration of di, is equals to x equal to 0 to x equal to r, 2 pi sigma x cube dx is equals to 2 pi sigma is constant, so coming out of the integration, and we are left with x cube dx, and that is integration from x equal to 0 to x equal to r. And what is the integration of x cube dx? It is simply x4 over 4, and it is the limits is from x equal to 0 to x equal to r, and it is equal to 2 pi sigma r to the power 4 over 4 because of upper limit. Put here r to show r to the power 4 over 4, and because lower limit is 0, so the lower limit part is 0. So the inertia of the disk this time about z-axis is equals to 2 pi sigma r to the power 4 over 4.
So inertia about zx is equals to 2 pi sigma r to the power 4 over 2, because 2 is cancelled with 2, 4, so gives you the denominator 2 into the denominator. And because we know that sigma is equals to m over pi r square, the mass per unit area of the disk is sigma. So put the value of sigma here into this expression. We have Iz equals to pi r to the power 4 over 2 into sigma, and the value of sigma is m over pi r square. So pi is cancelled with pi, and r square is cancelled to the 2 power of r to the power 4, and we are left with 1 by 2 mr square, or we can say that half mr square. So inertia of the disk, of a solid circular disk, about the axis of z, that is the geometrical axis of the disk, is equals to half mr square, and which is exactly half of that as compared to the ring, the moment of inertia of the ring about geometrical axis, which is equals to mr square. And this time the moment of inertia of the disk, of a solid circular disk, about the geometrical axis is equals to half mr square. Okay, so this is the moment of inertia of the disk about geometrical axis, about its geometrical axis. The second point is about diameter. The second point is about diameter, because you know that the disk is a symmetrical one about its diameter. We have many diameter. You know that the definition, as I said earlier in the previous lecture, that any 2 point of the circumference, if we connect any 2 point of the circumference, and the line joining the 2 points passing through the center of the any circular body, is known as the diameter of the body. So this circular disk have many diameter, but we are limited only for 2 diameter which are perpendicular to each other. This is the diameter x dash, and this is the diameter y dash. These are 2 perpendicular diameter to each other. Why we choose 2 perpendicular diameter? Because we have the theorem of perpendicular axis, and we have to use, and we want to use here the theorem of perpendicular axis. That's why we choose these types of diameter, that is x dash the first diameter, and the y dash the second diameter, and the 2 diameter are mutually perpendicular to each other. Although all the diameter cannot be mutually perpendicular to each other, there are many numbers of diameter can be possible into this type of circular disk, but we have choose only 2, the x dash and the y dash, the 2 mutually perpendicular diameter, because we want to use here the theorem of perpendicular axis. And the second thing here is to clear is that because the body like circular disk or the solid sphere or the hollow sphere or ring, these all are the bodies which are symmetrical bodies about the diameter, which are symmetrical bodies over the diameter. And the benefit with symmetrical bodies is that if you calculate the moment of inertia of the body about x dash, then this is same as the moment of inertia of the body about y dash. Because if you look at here, the upper half is symmetrical to the lower half with respect to x dash, and this time the left half is symmetrical to the right half with respect to the y dash. Okay, so this is the benefit with the symmetrical bodies, because the moment of inertia of the body about any diameter, if this is a symmetrical body, then the moment of inertia of the body about any other diameter will be same. Okay, so
here we have to be use these two logics. First one is the symmetrical body, and the benefit with symmetrical body is that we can use or we can apply the theory that if we calculate the moment of inertia of the body about one diameter only, then this is the moment of inertia of the body about any other diameter, And the second thing, we have to choose the two mutually perpendicular diameter, because we want to use here the theorem of perpendicular axis. So use these two logics we have. Disk is a symmetrical body about the diameter, hence moment of inertia about every diameter of the disk will be same. The first logic. And the second here, let xx dash and yy dash are two diameter of the disk. Let ix and iy are the moment of inertia about these diameter. यानी जो xx dash के अराउंड इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो ix कंसीडर कर लिया है, और जो y डैश के अराउंड इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हमने कंसीडर कर लिया है iy, आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about these diameter respectively of the disk. Then by the use of first logic, that is ix, moment of inertia about x-axis is equals to moment of inertia about y-axis and is equals to moment of inertia about diameter, any diameter. From the theorem of perpendicular axis, we have iz is equals to ix plus iy, and you know that you have this result very soon is iz is equals to half mr square. So iz equals to half mr square. Ix is equals to id, so id. Iy is equals to id, so id. So id plus id is 2id and is equals to half mr square. So id from this relation is 1 by 4, 2 is multiplied by 2, 1 by 4 mr square. So this is the moment of inertia of the disk about its diameter, about any diameter, that is 1 by 4th of mr square. Or you can say that the moment of inertia of the disk is half of that is about the geometrical axis of the disk. Okay, and we have same relationship in the case of ring. The moment of inertia of the ring about geometrical axis is mr square, and the moment of inertia of the ring about diameter is half mr square. This is the same relation between the geometrical axis moment of inertia and diameter moment of inertia. Okay, so these are the two moment of inertia we have calculated here. The moment of inertia of the disk about the geometrical axis, and the moment of inertia of the disk about its diameter. Okay, so let's proceed to the third point, and the third point is this. About the tangent इन द प्लेन ऑफ द डिस्क. ये ए बी कोई एक टेंजेंट है जो इस डिस्क के प्लेन में है, यानी ये अगर एक्स वाई इस कागज के प्लेन में है, तो ये जो हमारे पास टेंजेंट है ये भी इसी प्लेन में, इस कागज के प्लेन में ही है. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. किसके अबाउट? इस टेंजेंट के अबाउट. तो इस टेंजेंट को वैसे तो हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं. वी आर फ्री to move, free to consider or draw this type of tangent anywhere, but again we want to use the two tools we have. हमारे पास दो ही साधन हैं, perpendicular theorem of perpendicular axis and theorem of parallel. किसी भी बॉडी का, जितनी भी बॉडी हम यहाँ स्टडी करेंगे, इन सब बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के हमारे पास केवल दो ही टूल हैं, द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. तो किसी भी केस को हम स्टडी करें, हमें यहाँ केवल ये देखना होता है कि इस सिचुएशन में हम कौन सी थ्योरम को यूज कर सकते हैं. क्योंकि ये
ये जो टेंजेंट है ये इस कागज के प्लेन में है और ये डिस्क भी इसी कागज के प्लेन में है। तो चूंकि आपको ये पता है कि इस डिस्क का इसके डायामीटर के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, आप अभी फाइंड आउट करके आए, दैट इज इक्वल टू 1/4 mr²। और ए बी के अराउंड आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फाइंड आउट करना है। इस टेंजेंट के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड, और किस तरह की ये टेंजेंट है ये यहाँ क्लियर करना जरूरी है। ये एक ऐसी टेंजेंट है जो इस डिस्क के प्लेन में है। तो हमें क्या करना है, यहाँ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को यूज करना है। और आपको पता है ये हो गई टेंजेंट और ये हो गया इसका डायामीटर। तो यहाँ आप ये देख रहे होंगे कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ आराम से हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज कर सकते हैं। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी को हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं। तो अभी हमें इस पेन के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है और इस पेंसिल के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है। अबाउट डायमीटर हमें पता है, ये डायमीटर पे रखी हुई है पेंसिल, और ये जो पेन है ये एक टेंजेंट है इस डिस्क पे, और यहाँ एक डिस्क है। तो अभी हमें पेन के अराउंड निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए और ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। डिस्टेंस हमें पता है, ये आपको r दिख रहा होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ द डिस्क है। तो आप आराम से यहाँ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को यूज कर सकते हैं। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम यहाँ लगा देते हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट AB is equals to IZ, that is the moment of inertia about an axis passing through the center of gravity। और ये देखिए ये डायमीटर क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास नहीं होता, सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस मास ऑफ द बॉडी, दैट इज मास ऑफ द डिस्क इनटू r², distance between the two axes, distance between AB and x dash, which is equals to r, the square of this distance. So inertia about AB, that is inertia about a tangent into the plane of the disk, is equals to IZ, the inertia of the body about center of gravity and axis passing through the center of gravity, is equals to 1/4 mr², and this time the axis passing through its center of gravity is the diameter of the body, and the about diameter, the moment of inertia of the disk about diameter is 1/4 mr², and plus mr² gives you 5/4 mr², that is inertia about AB. That is inertia about AB. Okay, so this is the inertia or moment of inertia of the disk about a tangent into the plane of the disk. Now this is the fourth and last point, that is moment of inertia of the body about a tangent perpendicular to the plane of the disk. इस समय ऐसा केस है, ऐसा ये जो पेन है ये परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, और मुझे यहां भी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस चाहिए। तो मुझे कोई ऐसा एक्सिस चाहिए जो इसके पैरेलल हो, इस टेंजेंट के, इस पॉइंट के, जो ये टेंजेंट है, जो पेन रिप्रेजेंट कर रहा है टेंजेंट को, जो इसके सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है। तो मुझे कोई ऐसा पॉइंट चाहिए, कोई ऐसा एक्सिस चाहिए जो इसके पैरेलल हो, और मुझे पता है कि एक ऐसा एक्सिस इस तरह का हो सकता है, ऐसा एक्सिस ऐसा हो सकता है। और ये कौन सा एक्सिस है, ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है, ज्योमेट्रिकल, यानी ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल एक्सिस हो गए। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यहाँ लग सकती है। मुझे इसके अराउंड, पेंसिल के अराउंड मुझे पता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस। और पेन के अराउंड मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ये पेन कौन से एक्सिस को दिखा रहा है, एक ऐसा एक्सिस, एक ऐसा पॉइंट जो इसके सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए जाता है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो मुझे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी पता होना चाहिए। और आप ये देखें यहाँ जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, कैपिटल R है। तो यहाँ मैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को फिर से
लिख सकता हूँ। क्योंकि ये एक कागज एक 2 डायमेंशनल फिगर है तो मेरे को ड्रॉ तो वैसे ही करनी पड़ेगी ये, लेकिन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को जब मैं यूज करूंगा तो इनर्शिया अबाउट CD, इनर्शिया अबाउट, तो CD ऐसे नहीं है, CD ऐसे नहीं है, CD ऐसे है, CD ऐसे, perpendicular to the plane of the disk, perpendicular to the plane of the disk. So inertia about CD is equals to inertia about gravity, that is an x is passing through the center of gravity of the disk, plus mass of the disk into square of the distance between the two parallel axes, that is equals to r, and square of the r is r square. So that is equal to ICD, Iz in this case is Iz, that is inertia about z axis. So inertia about z axis is 1 by 2 mr square plus mr square results in 3 by 2 mr square. So that is actually the moment of inertia of the disk about the tangent, or about a tangent perpendicular to the plane of the disk. Okay, so these are 4 points we have discussed here, that is the moment of inertia of the disk about the geometrical axis, that is an axis passing through its center of gravity and perpendicular to the plane of the body, and that is equals to Iz equals to half mr square. And now then about the diameter of the disk, and that is equals to 1 by 4 mr square. And the third point is about a tangent into the plane of the disk, that is equals to 5 by 4 mr square. And finally the about a tangent perpendicular to the plane of the disk is 3 by 2 mr square. Okay, so this is all about the moment of inertia of the disk. So now move to the next one, and which is the moment of inertia of a solid sphere. Moment of inertia of a solid sphere. हमें solid sphere का moment of inertia फाइंड आउट करना है, और पहला पॉइंट जो है जिसके अराउंड हमें सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है वो है अबाउट इट्स डायमीटर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर. ओके, सो लेट अस कंसीडर अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r. हमारे पास रेडियस r का एक सॉलिड स्फीयर है which have mass capital M with its center at point O. इसका जो सेंटर है पॉइंट O पर है. इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, और इसका जो टोटल मास है स्फीयर का वो कैपिटल M है, और ये एक सॉलिड स्फीयर है. किस तरह का स्फीयर है? सॉलिड स्फीयर है. तो इसको थोड़ा सा सॉलिड हम कर देते हैं, ऐसे ऐसे इस तरह से आपको ये अब सॉलिड दिखेगा. इस तरह से हम इसको सॉलिड कर देते हैं. ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल R है. इस स्फीयर का जो मास है वो कैपिटल M है, और इसका जो सेंटर है वो कैपिटल O है. तो अब इसका हमें डायमीटर, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है अबाउट इट्स डायमीटर, और इसका डायमीटर हमने कंसीडर किया है कैपिटल AB. ओके, सो लेट AB, द कैपिटल AB बी द डायमीटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टू बी फाइंड. Mass per unit volume, because this is a 3-dimensional body which have volume, so here is mass per unit volume, not mass per unit area. Okay, so mass per unit volume of solid sphere is equals to rho equals to m over 4 by 3 pi r cube. That is mass of the sphere over the volume of the sphere. Okay, so this is the mass per unit volume
of the solid sphere is equals to m over 4 by 3 pi r cube. Okay, consider a thin circular slice of the sphere at a distance x from its center and of thickness dx. हमने एक छोटी सी यहाँ सर्कुलर सॉलिड सर्कुलर स्लाइस या डिस्क आप इसे कह सकते हैं. देखिए, इस डिस्क को समझने के लिए आप ये इसका जो पार्ट आपको दिख रहा है ये एक्चुअली 2 डायमेंशनल फिगर में आपको ऐसा दिख रहा है. अगर 3 डायमेंशनल फिगर में आप इसको इमेजिन करना चाहेंगे तो आप इस तरह से समझिए कि आपके हाथ में एक सॉलिड स्फीयर है, इमेजिन दैट, और सॉलिड स्फीयर की किसी एक स्लाइस को आपको चारों तरफ से वहां से एक छोटा सा हिस्सा, नॉट अबाउट डायमीटर में नहीं कह रहा हूं, उसके साइड से आपने किसी एक हिस्से को कट कर लिया है. तो अब वो जो स्लाइस वहां बनी है वो आपको कुछ इस तरह से दिख रही है 2 डायमेंशनल फिगर में. एक्चुअली ये सामने वाला फ्रंट है, तो इसके जो पीछे वाला हिस्सा है उस पे भी ये स्लाइस सर्कुलर शेप में इसी तरह की है. ये जो सामने वाला हिस्सा है ये आपको इस तरह का दिख रहा है, सामने वाला हिस्सा है. तो अगर आप इसके पीछे भी इमेजिन करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह का एक सर्कुलर शेप आपको दिखेगा, इस तरह का. जैसे मैं अपनी उंगली को रोटेट कर रहा हूं ऐसे, इसके पीछे से भी ऐसे सर्कुलरली ऐसे ही रोटेट हो गया. तो ये इसका फ्रंट वाला हिस्सा है. तो ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक सर्कुलर शेप है जिसका फ्रंट वाला हिस्सा आपको ऐसा दिख रहा है. लेट्स क्लियर इट. ये एक सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर स्लाइस है, ये आपने इसमें से कट करना है. सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर स्लाइस को आपने इसमें से कट कर लिया है. और इस तरह की बहुत सारी सर्कुलर स्लाइस यहां हो सकती है, रेंजिंग फ्रॉम 0 to r, यहां से यहां तक, फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट P. इस तरह की सारी सर्कुलर डिस्क यहां हो सकती है. आप इसे यहां काट सकते हैं, आप इसे यहां काट सकते हैं, आप इसे यहां काट सकते हैं, फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट B और फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट O. बहुत सारी यहां सर्कुलर डिस्क हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां फ्रॉम A टू B बहुत सारी सर्कुलर डिस्क यहां हो सकती है. तो ये जो फ्रंट वाला हिस्सा ये आपको ऐसा दिख रहा है. एक्चुअली ये ऐसा नहीं है, ये 2 डायमेंशनल फिगर जैसा आपको दिख रहा है, लेकिन ये एक 3 डायमेंशनल फिगर ऐसे डिस्क है, एक सॉलिड सर्कुलर डिस्क बनेगी ये. इसको इतने हिस्से को यहां से बाहर निकाल दीजिए तो ये एक सॉलिड सर्कुलर डिस्क आपको दिखेगी, ये एक सॉलिड सर्कुलर डिस्क आपको दिखेगी. इस पूरे सर्कुलर हिस्से को आप यहां से बाहर निकाल दीजिए, जितना एक लाइंस को आपने डॉटेड किया है, तो इस पूरी सर्कुलर डिस्क को आप यहां से बाहर निकाल दीजिए. तो ये सॉलिड स्फीयर अब 2 हिस्सों में बट गया, एक इधर वाला ये वाला हिस्सा और एक ये पीछे वाला हिस्सा. समझ रहे हैं? ये पूरा सर्कुलर जो हिस्सा है इससे बाहर निकल गया. आप इस तरह से आप इस बात को समझ सकते हैं. तो ये जो फ्रंट लाइन आपको दिख रही है कोई स्ट्रेट लाइन नहीं, ये सर्कुलर डिस्क का जो सर्कुलर डिस्क है उसका एक हिस्सा है. ठीक है. सो कंसीडर ए थिन सर्कुलर स्लाइस of the sphere at a distance x from its center O and of thickness dx. thickness dx की और जो रेडियस है इस सर्कुलर डिस्क की वो हमने क्या कंसीडर कर लिया है, x, स्मॉल x कंसीडर कर लिया, और थिकनेस इसकी dx है. तो रेडियस ऑफ द स्लाइस क्या होगा, इस स्लाइस की रेडियस क्या होगी? तो ये रेडियस होगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्लाइस टू द सर्कमफ्रेंस एंड इज इक्वल्स टू रूट r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. वाई रूट r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर? बिकॉज यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, r है. तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी रहेगी, ये इसकी x होगी, और चूंकि ये r है ये x है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो लॉन्ग जिसको हम कह सकते हैं, ये लॉन्ग जिसे हम कह सकते हैं, लॉन्ग ऑफ दिस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू hypotenuse minus hypotenuse square minus base square and root of that one, according to the Pythagoras theorem. Okay, so radius of the slice is root r square minus x square, and surface area of the slice, so pi r square. So pi r square, that means pi and square of this quantity is r square minus x square, because when you square this then square is cancelled by square root. So the surface area of the slice is pi
and square of this quantity gives you r square minus x square, this. Then volume of the slice. So volume of the slice, area into thickness. So area into thickness, area is this, pi into r square minus x square, and thickness is dx. Thickness is dx. Then mass of the slice. What is the mass of the slice? Mass, volume into density. So volume is pi into r square minus x square into dx, into density is this. Mass per unit volume is density. So m over 4 by 3 pi r cube. So volume is pi into r square minus x square into dx, and density is rho. So rho equal to m over 4 by 3 pi r cube. So pi is cancelled with pi. So the mass of the slice is, can be written as dm is equals to 3m r square minus x square dx. 3 is coming from here to multiplied into the numerator. So 3m r square minus x square, r square minus x square into dx over 4r cube, 4r cube. This is the mass of the slice. This is the mass of the slice. Okay. Now we are trying to calculate the moment of inertia of the slice. और इस डिस्क का या इस स्लाइस का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट मिल जाएगा, तो इस तरह की जो पूरी की पूरी डिस्क है वो कहां से कहां तक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. तो इनका सबका हम इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. तो इस पूरे सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा अबाउट इट्स डायमीटर. ए बी के अराउंड इसका डायमीटर का हमें मिल जाएगा. सो हैंस the moment of inertia of the slice or disc about AB, that is an axis passing through its center and perpendicular to its plane. No, it's not perpendicular to its plane. Okay, perpendicular to its plane, because you consider a disc like this. You consider the slice like this. Okay, here. अब ये स्लाइस यहाँ है, लुक एट हियर, ये स्लाइस यहाँ है. अब इस स्लाइस को आपने बाहर निकाल दिया यहाँ से, तो ये स्लाइस आपके हाथ में कुछ इस तरह की सॉलिड डिस्क के फॉर्म में आएगी, इस तरह से आएगी. अब ये सॉलिड डिस्क के फॉर्म में जब आई, तो जो इस बॉडी का जो डायमीटर है, अब ये डिस्क यहाँ थी, अब इस बॉडी का डायमीटर कहाँ से जाएगा, इस डिस्क के सेंटर से होके जाएगा और इसके प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर. जैसे ये पेंसिल है, ये डायमीटर कहां से होके जाएगा, इस डिस्क के सेंटर से होके जाएगा और इसके प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर. इस तरह के एक डिस्क आपने यहां से बाहर ले, ये पूरा सॉलिड स्फीयर था और इस डिस्क का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है जो सामने आपको दिख रहा है, अब ये वाला हिस्सा ही एक्चुअली आपको यहाँ डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाया गया है, ये वाला. तो एक्चुअली जो पिछले वाला हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा आपको नहीं दिख सकता क्योंकि ये टू डायमेंशनल पेपर पे ड्रॉ किया गया है. लेकिन एक्चुअली ये डिस्क ऐसी है, तो ये जो डायमीटर होगा, इसका जो सॉलिड स्फीयर का डायमीटर होगा, ये इसके सेंटर से होके जाएगा और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, कुछ इस तरह से ऐसे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग ऑफ द डिस्क and passing through its center, यहां से होके जाएगा. Okay, so moment of inertia of the slice or the disc about AB, that is an axis passing through its center and perpendicular to its plane, that is equal to di equals to 1 by half dm into r square minus x square root whole square. Why this formula? From where this formula is coming? Because this is the moment of inertia about geometrical axis of the disc, and which is equals to half mr square. Half is the numerical value, m is the mass of the disc, and r square is the radius of the disc. So half is numerical value, mass of the disc is considered to be dm, and r square is the radius of the disc, which is equals to root
r square minus x square, and because of this square of the r, this quantity is squared here. So square is cancelled with root square, square root. So half is equals to, half is same, the value of dm is this 3m r square minus x square dx over 4r cube. We calculated here it, dm equals to 3m r square minus x square dx over 4r cube. Okay, this. So now half is same, the value of dm 3m r square minus x square dx over 4r cube, and square of the radius of the disk, square is cancelled with root, we have r square minus x square. So di is equals to 3m r square minus x square whole square, because r square minus x square here and r square minus x square here. So r square minus x square whole square into dx over 4 to the 8 over r cube. So this is the final moment of inertia of a disk which is a part of solid sphere. A disk which is a part of solid sphere, this is the moment of inertia of that particular disk about the diameter of the solid sphere. Okay, hence moment of inertia of the solid sphere about its diameter AB is equal to the twice, look at here, twice the integral of the above expression between the limits x equal to 0 to x equal to r. अब देखिए, ये वाला हमारे पास फिगर था, ये हमने यहाँ से डिस्क निकाल ली. अब ये डिस्क कहाँ से रेंज कर सकती है? ये इसका सेंटर है, तो यहाँ भी हो सकती है डिस्क, यहाँ भी हो सकती है, 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 यहाँ भी, यहाँ तक ये हो सकती है. कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर टू द circumference और सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर. तो 0 से r तक रेंज कर सकती है, तो इधर भी तो ये 0 से r तक रेंज कर सकती है. और पूरे डायमीटर क्या दूंगा आपको चाहिए, तो पूरी ये पूरा डायमीटर ही कंसीडर करना पड़ेगा, इसीलिए वो ट्वाइस कहा गया है. वहां यहाँ भी 0 to r और यहाँ भी 0 to r. डिस्क यहाँ से भी यहाँ 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 तक हो सकती है, और यहाँ से भी यहाँ 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 तक हो सकती है, कहीं भी हो सकती है. 0 to a के बीच में भी कहीं हो सकती है, और 0 to b के बीच में भी हो सकते हैं. 0 to, चूंकि इंटीग्रेशन जो हमने लिमिट्स ली है वो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू r लिए, या तो आप लिमिट्स को ही 2r कर दें, लिमिट्स को ही क्या कर दें 2r कर दें, तब भी वो सेम रिजल्ट आएगा. तो लिमिट्स हमने ली है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू r तक, इसीलिए ट्वाइस वाला फैक्टर आया है. ओके, हेंस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर about its diameter AB is equal to the twice of the integration of above expression, this expression between the limits x equal to 0 to x equal to r. That is equals to di, the integration of the left hand side, this is integration of di, twice because of that factor, because of diameter, the whole diameter, because the rings ranging from 0 to r on the right hand side and 0 to r on the left hand side. 0 to r on the right hand side from the center, this, and 0 to r from the left hand side of the solid sphere, of the diameter of solid sphere with respect to the origin or with respect to the center of solid sphere. Okay, so twice is coming, that's of that reason. So we have to integrate this term from the limits x equal to 0 to x equal to r, 3m by 8 r square minus x square whole square over r cube into dx. Because 3m by 8 is a constant factor, so coming out of the integration, and 2 is already here, so 2 into 3m by 8 r cube, because r cube is also a constant factor. R cube is also a constant factor, because the radius of the solid sphere is not going to change. This will always be constant. So that's why this r from here to here, 0 to this,
0 O to this point, O to this point, O to B point, O to A point is always constant. So that's why the factor r cube is coming out of the integration. Okay, so we have 2 is already out of the integration, 3m by 8 r cube is coming out of the integration because of constant factor. And limits of x is 0 to r, and we are left with r square minus x square to the power square into dx. This. Now 2 4 the 8, that's why 3m by 4r cube integration 0 to r and square of this quantity. Square of this quantity we have r square to the square r to the power plus r to the power 4 plus because square of a square minus b square is a to the power 4 plus b to the power 4 minus 2a square b square. Okay, this. So r to the power 4 plus x to the power 4 minus 2r square x square into dx. This. And when we integrate it with respect to x is equal to r to the power 4 into x to the power 5 by 5 because of this factor, minus is same, 2r square is same, and integration of x square with respect to x gives you x cube by 3, and we have to limit 0 to r. So 3m by 4r cube is when you put r in place of x, we have, because r to the power 4 is already here and r is coming out of the upper limit, then we have r to the power 5 here and put x equal to r here, to r to the power 4, r to the power 5 over 5, and here is minus 2r square, r square and upper, because of upper limit this x cube turns to r cube, and r square into r cube gives you r to the power 4, 2 is same, 3 in the denominator is same. So this factor when we solve gives you 8 r to the power 5 over 15 and is multiplied by the common factor or out of the integration factor 3m over 4 r cube, and gives you 3 is 15 is divided by 3 gives you 5, 4 is divided by 8 is divided by 4 gives you 2, and r cube cancelled the 3 power of r to the power 4. So 2 power, that is square of r square, is remaining here. So inertia about diameter of a solid sphere is equals to 2 by 5, 2 into the denominator and 5 into the 2 into the numerator and 5 into the denominator m, and r square is remaining here. So inertia of a solid sphere about its diameter is equals to 2 by 5 mr square. 2 by 5 mr square. Okay. Now the next point is about the tangent. About the tangent, and tangent of which type of tangent, because in the past 2 cases we have to study there are 2 types of tangent can be drawn over a figure which may be a ring, which may be a disc, which may be a solid sphere, hollow sphere, etc. So there are 2 types of tangent we can be draw onto these types of body, and there are 2 types of tangent, and which are, one is into the plane of any body, which may be a ring, which may be a disc, which may be a solid sphere or any other. And second is a tangent which is perpendicular to the plane of the sphere or disc or ring, and
and passing through a point of the circumference or the surface area of sphere. So CD here, a tangent on the solid sphere which is perpendicular to its diameter, because if we draw a tangent perpendicular to the plane of this solid sphere, then we have to know the moment of inertia of this solid sphere about an axis passing through its center and perpendicular to the plane. That's why we only draw a tangent which is into the plane of solid sphere. This time the pencil signifies the tangent which is drawn to the solid sphere, and this pen is indicating the diameter of the solid sphere. Okay. So now we have to calculate the moment of inertia of this solid sphere about this pencil. Okay, and we have to use here the theorem of parallel axis, because we know the moment of inertia of this solid sphere about this pen, about the diameter. Then we can easily use here the theorem of parallel axis. The one thing that we have to know is the distance between these two, axes, or these two lines, or these two parallel axes is, in between, that is, there is capital R. You see that? Capital R. The distance between these two axes. And you know the moment of inertia of this particular body, the solid sphere, about its diameter, then you can easily calculate the moment of inertia of this body about the tangent which is into the plane of solid sphere. So let's start this. Let CD be any tangent of the solid sphere which is parallel to its diameter AB, which is parallel to its diameter AB. This is the tangent CD which is parallel to its diameter AB, and this is again a solid sphere. So let's make it solid. This is the way to make it solid. This is the way. This is my way to make it solid, not your way. Okay. This is my way to make it solid. Okay. Now when you view this video, you feel like that this is definitely a solid sphere. Yes. This is now is a solid sphere. Okay. So we have to calculate the moment of inertia of this solid sphere about CD, and we have to know that the moment of inertia of solid sphere about its diameter is equal to 2 by 5 mr square. Okay. So let's do this. So from the theorem of parallel axis, I about CD, that is inertia about CD, that is inertia about tangent, is equals to Iz, that is an axis passing through its center of gravity and parallel to this axis. This AB, the diameter of the solid sphere passing through its center of gravity, and it is parallel to CD, plus m, that is the mass of the body, into the square of the distance between the two parallel axes, that is equals to r. That is why Iz, the inertia of solid sphere about its diameter, because Ig in this case is Id, inertia about gravity in this case is inertia about diameter. So Iz is 2 by 5 mr square, as we calculated earlier, 2 by 5 mr square plus mr square. So the result is 7 by 5 mr square. So this is the inertia of the solid sphere about a tangent which is parallel to its diameter. Okay. So these are the 2 points of a solid sphere about which we have
calculated the moment of inertia of solid sphere about its diameter, that is equals to 2 by 5 mr square, and about a tangent which is passing through parallel to the diameter and into the plane of the solid sphere. So this is all about solid sphere. So in today's lecture we have calculated the moment of inertia of a disk about its 4 point, about geometrical axis, about diameter, about a tangent into the plane of the disk, and about a tangent perpendicular to the plane of the disk, and moment of inertia of the solid sphere, about its diameter, and about a tangent which is parallel to its diameter and into the plane of the solid sphere. Okay, so students, now thank you for now, and meet you into the next one. Till then, thank you.